उत्तराखंड में देर रात जमकर हुई बारिश। उत्तराखंड में 20 जून से पहले देगा मानसून दस्तक। आज भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए धामी। नंदा राजजात और कुंभ के लिए मांगी विशेष सहायता। पीएम-केएसवाई में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की भी मांग। हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। हेमकुंड साहिब पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। श्रद्धालुओं में बना हुआ है उत्साह। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए धामी। नंदा राजजात और कुंभ के लिए मांगी विशेष सहायता। केंद्रीय योजनाओं को मिले मदद। धामी की ओर से यह निर्देश जारी भी किए गए। पीएम-केएसवाई में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की भी मांग की गई। तो यह मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई, जहां पर केंद्रीय योजनाओं को मदद मिले, ये कहा गया मुख्यमंत्री धामी की ओर से। और पीएम-केएसवाई में लिफ्ट इरिगेशन को भी शामिल करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान नंदा राजजात और कुंभ के लिए भी विशेष सहायता मांगी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय योजनाओं को मदद मिले, मुख्यमंत्री की ओर से ये निवेदन भी किया गया है। तो पीएम-केएसवाई में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की भी मांग की गई है। तो नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया था। और इस दौरान नंदा राजजात और कुंभ के लिए विशेष सहायता की भी मांग की है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये मांग की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा? अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। और इस दौरान नंदा राजजात और कुंभ के लिए विशेष सहायता भी मांगी गई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे पास साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की मांग मुख्यमंत्री की ओर से की गई है? जी देखिए विशाल, आपको बताएं कि कल मुख्यमंत्री धामी ने जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है नीति आयोग की बैठक की, जिसमें वो तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस बैठक में शामिल हुए। और नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने जो एक मांग रखी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लिफ्ट योजना को जो है इरिगेशन में शामिल करने की मांग की उन्होंने। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री धामी ने जो है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर एक विशेष पैकेज दिए जाने की उस बैठक में मांग की है केंद्र सरकार से। कि उत्तराखंड चूंकि एक पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं बहुत सारी हैं, कई तमाम चीजें यहाँ पर परिस्थितियां यहाँ की विपरीत हैं भौगोलिक दृष्टिकोण के तहत। ऐसे में एक अलग उन्होंने मांग की है कि जो है राज्य को जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर एक अनुदान दिया जाए, जिससे यहाँ का पर्यावरण संरक्षित किया जा सके, जलवायु को जो व्यवस्थित और सही तरीके से सुचारू रूप से किया जा सके। जी विशाल, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, कितना फायदा इसका होता हुआ भी नजर आएगा? और उत्तराखंड में क्योंकि कई तरह की योजनाएं भी गतिमान हैं, 4 धाम यात्राएं भी चलती हैं, तो क्या माना जाए कि केंद्र की ओर से भी इस पर फैसला लिया जा सकता है? ये देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है, वो कई बार उत्तराखंड का दौरा वो करते आ रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ के रूप में हो, दर्शन करने के रूप में हो, या फिर आदि कैलाश के दर्शन करने के रूप में हो। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीति आयोग की इस बैठक में केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को अनुदान मिल सकता है। और इस अनुदान में एक और चीज है कि जो मुख्यमंत्री धामी ने एक और मांग की है कि जो उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में यहाँ पर कुंभ होना है और 2026 में नंदा राजजात यात्रा होनी है, उसके लिए उसको
उन यात्राओं के सफल संचालन के लिए भी अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री धामी ने जो है केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष ये मांग की है कि उन दोनों यात्राओं, बात करें हम दोनों ही जो धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे नंदा आजाद यात्रा हो या फिर कुंभ हो, दोनों के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता का जो पैकेज है वो दिया जाए राज्य को, ताकि जो है दोनों ही जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक संचालित किए जा सके। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में देर रात जमकर हुई बारिश, केरल में मानसून कर चुका है प्रवेश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 20 जून से पहले दस्तक देगा मानसून। आज भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश में सामान्य से अधिक होगी बारिश। बीते 24 दिनों में 59% अधिक बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है और कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या माना जाए किस तरह का मानसून दस्तक भी देता हुआ नजर आएगा और क्या माना जाए किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं अभी से? जी विशाल, बताएं कि आपको बताऊं कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि इस बार जो मानसून है, क्योंकि ये केरल में ये समय से पूर्व दस्तक दे चुका है, तो ऐसे में उत्तराखंड में चूंकि मानसून का जो समय माना जाता है वो 20 जून के आसपास माना जाता है, लेकिन इस बार जो मानसून उत्तराखंड में वो समय से पूर्व पहुंचेगा, यानी 14 जून के आसपास उत्तराखंड में मानसून पहुंचने का संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ जो इस बार बरसात है वो सामान्य से अधिक दर्ज की जाएगी, सामान्य से अधिक बारिश होगी। और अगर हम बात करें इस 24 दिनों के अंतराल के, 24 दिनों में जो है 59% अधिक वर्षा हुई है। तो ऐसे में इस बार मानसून जो है पहले पहुंच चुका है केरल में, और उत्तराखंड में भी ये 14 जून तक ये पहुंच जाएगा। और इस बार जो बरसात है वो काफी सामान्य से अधिक बरसात होगी। दूसरी ओर हम बात करें तो आज के लिए मौसम विभाग ने पहाड़ी जनपदों में खास करके नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अन्य जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी संबंधित जो जिलाधिकारी हैं, वहां के आपदा प्रबंधन की जो टीम है, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यू विभाग है, वो संबंधित जो जनपद है जहाँ पर इस तरीके से जो रोड ब्लॉक होने की जो स्थिति, वहाँ पर एहतियात के तौर पर वहाँ पर जेसीबी मशीन या फिर रोड को खोलने के लिए जो भी जो बुनियादी जो चीजें हैं वो लगाने शुरू कर दिए होना, ताकि किसी भी तरीके से आवाजाही में, किसी भी तरीके से जो आवागमन में कोई परेशानी ना स्थानीय लोगों को हो। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। दिव्य पल के करीब 5000 श्रद्धालु बने साक्षी। तो श्रद्धालुओं में उत्साह भी बरकरार है और भोग अर्पित करने के बाद शब्द कीर्तन आयोजित भी किया गया है। आस्था पथ पर खुले दुकानों से बढ़ी रौनक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कपाट खुल गए हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और लगभग 5000 लोग इस पल के साक्षी भी बने। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। हेमकुंड साहिब में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं। अलग अलग राज्यों से तीर्थयात्री पहुंचते हैं और आज भी भोग अर्पित करने के बाद शब्द कीर्तन आयोजित किया जाएगा। तो आस्था पथ पर खुली दुकानों से अब रौनक भी बढ़ने लगी है और आज हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में जाते हैं। तो श्रद्धालुओं का पहला जत्था भी हेमकुंड साहिब में पहुंच गया। तो श्रद्धालु में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। और ऐसे में आस्था पथ पर अब दुकानें भी खोली गई, जिससे रौनक भी बढ़ती हुई नजर आई। आस्था पथ पर दुकानें खोल दी गई हैं ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनको सुविधाएं भी मिल सके। खाने पीने की कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर यह निर्णय भी लिया गया था और करीब 5000 श्रद्धालु इस पल के साक्षी भी बने हैं। तो आज श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए थे हेमकुंड साहिब।
हेमकुंड साहिब में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी प्रशासन के द्वारा। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी और पैदल ट्रैक मार्ग को भी दुरुस्त कर लिया गया है। नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत पथरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेली निवासी एक नशा तस्कर को घर पर पहुंच लिया है। आरोपी 308 ग्राम स्मैक के साथ गुज्जर बस्ती तिराहा फेरूपुर के पास गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो स्मैक बरेली के गुड्डू नामक व्यक्ति से खरीदकर हरिद्वार और देहरादून के बड़े कॉलेजों में बेचने वाला था। आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। नरेंद्र नगर स्थित शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ नरेंद्र नगर का त्रिवर्षीय अधिवेशन संपन्न हो चुका है। वहीं मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने शिक्षकों को अधिवेशन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता और समाज के मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित भी किया है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय चुनाव में चयनित पदाधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। शिक्षकों ने पिछले 2 वर्षों में खासकर मेरे इस दूसरे कार्यकाल में परीक्षाफल समृद्धि से लेकर विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, बच्चों को जिस नए आयाम तक पहुंचा है, उसके लिए मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं और उनके सम्मेलन की शुभकामना देता हूं सफलता की। दूसरा सवाल ये है कि शिक्षकों की कुछ बहुत ही जेन्युइन बुनियादी समस्याएं हैं जो उनकी सेवा शर्तों का हिस्सा भी है, उनका समय पर निस्तारण करना मेरा एक जिसे कहते हैं प्रतिबद्धता रही है और मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि मैं 11 वर्षों तक मैं भी खुद शिक्षक रहा हूं। 26 वर्षों के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षकों के सम्मान की जो भावना है वो मैं अपने प्रकृति में विद्यमान है मेरे भीतर। तो मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान रहे और वो अपने कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान रहे। तो मैं उपदेश देता नहीं हूँ, सामान्य तौर पर मैं सीधे सीधे कुछ जिसे कहते हैं उद्देश्य और कुछ मंजिलें तय हम लोग करते हैं मिल करके और उसे हासिल करने में सारे शिक्षकों का तो सबका बराबर नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर ये लाइव कवरेज किया है और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशी तो ऑब्वियसली होती है या किसी भी अगर आप काम का बीड़ा उठाते हैं वो मुकाम तक पहुँच जाए, लेकिन ये मुकाम नहीं है, यहाँ से तो यात्रा शुरू हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे प्रबुद्धजनों की दिशा निर्देशों में और हमारे जो अपने संगठन के हमारे जितने भी प्रबुद्धजन हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके दिशा निर्देशों में हम लोग शिक्षा क्षेत्रों में निरंतर नए मुकामों को छुएंगे और संघर्षरत हमेशा रहेंगे और हम किसी भी शिक्षक का कम से कम अहित तो नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है तो हम भविष्य में इसकी भी बात रखेंगे, किंतु ये तब है जब हमारी कहीं सुनवाई ना हो। देहरादून के बिंदाल और रिस्पना नदी पर बनने वाली रोड धरातल पर कब उतरेगी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर खूब सियासत होनी शुरू हो गई है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एलिवेटेड रोड के जरिए जाम से लोगों को राहत देने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं और इसके लिए कहा है कि देहरादून को सरकार नर्क बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। देहरादून को कंक्रीट का जंगल बनाकर तहस नहस करने का काम सरकार कर रही है। दरअसल देहरादून की 2 नदियां रिस्पना और बिंदाल पर सरकार एलिवेटेड रोड के जरिए शहर के जाम से लोगों को राहत देने की बात करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार का दावा है कि शहर को 2 एलिवेटेड सड़कें मिलने से लोगों का सफर सुगम और जाम रहित होगा, लेकिन इस पर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, एलिवेटेड रोड के नाम पर सरकार देहरादून को नर्क बनाने का काम कर रही है। देहरादून को कंक्रीट का जंगल बनाकर तहस नहस करने का काम होगा और इससे पूरे देहरादून का सत्यानाश होगा। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने इसको लेकर कोई पर्यावरणीय शोध कराया है। सरकार बड़ी पीठ थपथपा रही है कि हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, 10 किलोमीटर रिस्पना में बनेगी, 15 किलोमीटर बिंदाल पे बनेगी, 40 मिनट का रास्ता 15 मिनट का हो जाएगा, लोगों का समय बढ़ेगा।
ये सारी बातें जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में स्मार्ट सिटी देहरादून को घोषित किया गया था, उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। पूरा विद्युतीकरण अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरे शहर के अंदर पानी कहीं सड़कों पर नहीं दिखेगा, नालियों में गंदगी नहीं दिखेगी, सब ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरे शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगा, ट्रैफिक बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, शहर चमचमा जाएगा, शहर जो है स्विट्जरलैंड बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। और ढाक के तीन पात पूरा शहर हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद जब 5 साल बाद इस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कहा गया कि आया और कहाँ चला गया, जब पूरा वाइंड अप हो गया और कहा डीएम जो सीओ थी इसकी कि साहब वो पूरा हो गया, उसके बाद देहरादून के अंदर आज स्थिति है कि पिछली बरसात में पूरे शहर के अंदर पानी भराव, जल भराव बरसात में देहरादून में हुआ, डेंगू देहरादून में हुआ, देहरादून में ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है, आज भी ध्वस्त है। देहरादून में घंटाघर को कितनी बार उजाड़ोगे और कितनी बार बनाओगे? सरकार का कहना है कि सड़कों का जाल बिछाकर आज लोगों को अच्छा यातायात उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में जहां विपक्ष को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था, विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि उनकी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना रह गया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो 60 सालों का उनका कार्यकाल रहा और आज जो उनको दिख रहा है, हम तो उनको तो धन्यवाद करना चाहिए था। हमारी केंद्र सरकार का, हमारे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था कि जिस प्रकार की आज हमारी ऑल वेदर रोड बन रही है, जिस प्रकार की एलिवेटेड हमारी सड़कें बन रही है, उनको धन्यवाद करना चाहिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा बेहतरीन जाल बिठाया है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कांग्रेस को इस प्रकार की बात को कहना मैं जरा भी उचित नहीं समझता हूँ। एलिवेटेड रोड को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस के लाभ और फायदे गिना रही है, वहीं आम लोगों की भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों को अपने विस्थापन का डर सता रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना भी है कि अगर यहाँ से उन्हें उजाड़ना ही था तो सरकार ने बसाया ही क्यों? अब हम कहाँ जाएंगे? चौड़ीकरण सर, ये देखो ना, कम से कम रहने के निवास तो देना चाहिए। इतनी मुद्दत होगी रहते रहते, लोगों को बाप दादा खत्म हो गए यहाँ पे रहते रहते, समझ गए, जीवन भर की कमाई लगाई लोगों ने यहाँ पे। पहली बार सरकार ने बस नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे लाइट दे रखी है, पानी दे रखा है, सीवर लाइन दे रखी है, पानी की टंकी दे रखी है, स्कूल दे रखा है, सरकारी सुविधाएं सारी दे रखी। तो सरकार को सरकारी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए थी अगर यहाँ से उजाड़ने था तो। अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ जी, हाँ जी, हमें काफ़ी समय हो गया। हम तो देखो कि मतलब जो ये थोड़ा बहुत अगर जाता है तो कम से कम या तो फिर हमें कहीं रहने के लिए दिया जाए, क्योंकि सारी जमा पूंजी हम लगा के बैठे हुए हैं। हमारा जो कभी बाप दादा थे गांव में, उन्होंने बेच के वहाँ से सारा कुछ। अब हमारा तो कोई चांस ऐसा भी नहीं है कि हम गाँव ही चले जाएँ। गाँव में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ही पैदा हुए पले, सब कुछ हमारे बाप दादा कभी रहते थे गांव में, और जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो हम सब लगा के बैठे हुए हैं। अब ये टूटेगा तो कम से कम जो बच्चे तो हमारे सड़क में आ जाएंगे। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड धरातल पर कब उतरेगी, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक और जहां इसके विरोध में कांग्रेस खुलकर सामने आई, वहीं बीजेपी ने इसे समय की जरूरत बताया है। वहीं यहाँ रह रहे लोगों को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहाँ हुए कई निर्माण ऐसे हैं जो अवैध तरीके से हुए हैं। इससे पहले भी इन बस्तियों को लेकर खूब राजनीति हुई है। इन बस्तियों को बचाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बराबर की भागीदारी रही। अब इनको यहाँ से हटाने के लिए सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों में पुष्टि होने लगी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक के मुताबिक देश में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 277 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में देखे गए हैं। उत्तराखंड में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, लेकिन अन्य राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुजरात में 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। जब उन्होंने जांच कराई तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसके अलावा बेंगलोर से एक डॉक्टर उत्तराखंड आए, उन्हें भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन बेड को एक्टिव रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सकें कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, पिछले कोविड काल में दुनिया और देश की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में देश के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई थी, क्योंकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अस्पतालों में बेड तक फुल हो गए थे। लिहाजा जब भी कोरोना का जिक्र होता है, विभाग अलर्ट हो जाता है और देशवासी भी गंभीर हो जाते हैं। कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। दरअसल 2 मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के साथ ही देश में 277 से अधिक ये मामले दर्ज किए गए हैं, और हाल फिलहाल में ये 2 मामले भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसमें हालांकि उत्तराखंड के नागरिक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति बेंगलोर से, जबकि दूसरे व्यक्ति ये बताया जा रहा है कि गुजरात से थे, जो कि उत्तराखंड घूमने आए थे। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि इन दोनों केसेस में ये पुष्टि की गई है कि जो कोविड है वो इनमें पाया गया है। हालांकि अब सभी CMOs को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें, अस्पतालों में भी जांच बढ़ाई जाए, इसके निर्देशित करें, और साथ ही अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था भी करें। इसको लेकर भी निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी जिला अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें, क्योंकि कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। हाल फिलहाल में क्योंकि 4 धाम यात्रा भी उत्तराखंड में जारी है और बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से, प्रदेशों से
उत्तराखंड में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है, जिसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।